अध्याय 245 दमन हटाना। जयपुर शहर उदासी में डूबा हुआ था, कब्र की तरह शांत, जैसे सूरज कभी चमकेगा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि शहर एक सच्चा प्रेत नगर बनने की कगार पर था, जो हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने और गोधूली की अंतिम चमक को बुझाने के लिए तैयार था। फिर भी शहर के बाहर, जहां उदासी नहीं फैली थी, वहां आकाश में सूरज चमक रहा था और हवा झुलसाने वाली गर्म थी। ठंडक या किसी अजीब माहौल का कोई निशान नहीं था। शहर की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर सेना का कब्जा था। उदासी के 5 मील के भीतर के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां सशस्त्र विशेष बल के कर्मचारी गश्त कर रहे थे। एशिया के भूत शिकारियों के मुख्यालय ने जयपुर शहर में दोनों परिस्थितियों के लिए तैयारी कर ली थी। वे या तो अंदर और बाहर दोनों जगह एक साथ काम करके बड़े पैमाने की अलौकिक घटना को सुलझाएंगे, या उन्हें शहर के भीतर की सत्ता के फैलाव को रोकने के लिए पूरे शहर को अलग करना होगा, ताकि अधिक हताहतों और नुकसान से बचा जा सके। इस क्षण जयपुर शहर की ओर जाने वाली सड़क पर एक वर्दी पहने मध्यम आयु का आदमी, दृढ़ और शांत, ठीक सीमा रेखा के बाहर खड़ा था, अपने सामने उदासी के गहरे हरे विस्तार को ध्यान से देख रहा था। उदासी ऐसे मरोड़ रही थी जैसे वह जीवित हो, उसे हवा से भगाया नहीं जा सकता था, न ही बड़े पैमाने के हथियारों का उपयोग करके साफ किया जा सकता था, जिससे जयपुर शहर में रास्ता बनाना असंभव हो गया था। केवल राहत की बात यह थी कि संचार संकेत प्रभावित नहीं हुए थे, कुछ संपर्क अभी भी संभव था। ली जुन, नवीनतम खुफिया जानकारी गंभीर है। प्रोफेसर की तरफ हालत गंभीर है। जयपुर शहर में इकट्ठा हुए अधिकांश भूत शिकारी मर चुके हैं। केवल अंकुश, रोहित और वह हरीश पाल अभी भी जीवित हैं। हमने पहले जिस संपर्क अधिकारी गिरी को भेजा था, वह बलिदान हो गया है, अरविंद ने सख्त चेहरे के साथ चलते हुए कहा। उनके बगल के विशेष बल के कर्मियों ने सलाम किया। प्रोफेसर रोहित पर सब कुछ दांव पर लगाने की योजना बना रहे हैं, एक आखिरी लड़ाई की उम्मीद में। एक मौका है, लेकिन वह कम है। ली जुन का मजबूत ढांचा हल्का सा कांपा और वह बदसूरत चेहरे के साथ मुड़ा। क्या कोई अन्य भूत शिकारी तोड़ नहीं सकता? उनमें से इतने सारे हैं, निश्चित रूप से कुछ असाधारण लोग उभर सकते हैं। अरविंद ने सिर हिलाया। ये भूखे भूत की घटना को इस स्तर की घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो भूत शिकारी इस स्तर की घटना को संभाल सकते हैं, वे केवल एशिया में ही दुर्लभ नहीं हैं, वे विश्व स्तर पर बहुत कम हैं। एक बार जब वे चीज़ें पुनर्जीवित हो जाती हैं, तो वे हमारी शोध और व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। एक पूरा शहर, क्या हम बस खड़े होकर उसे मरते हुए देखने जा रहे हैं? ली जुन गरजा, उसकी आंखों में आंसू लुढ़क रहे थे। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए आऊँगा। ली जुन, जल्दबाजी मत करो। अरविंद ने उसके कंधे पर दबाव डाला। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे केवल निराशा से सुलझाया जा सके। रोहित अभी भी कोशिश कर रहा है, और शायद अभी भी एक मौका है। इसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम वास्तव में बलिदान देते हो और तुम्हारे शरीर के भीतर का भूत भाग जाता है, तो ये केवल चीज़ों को बदतर बना देगा। ली जुन इस तर्क को समझता था, लेकिन वह हाथ पर हाथ रखे बैठकर इस तरह की निराशा को कैसे होने दे सकता था? ऊपर से आदेश क्या हैं? मंत्री ने मुख्यालय से संपर्क किया है कि क्या वे इसे सुलझा सकते हैं? आखिरकार विदेशों में इस स्तर की अलौकिक घटनाओं के विस्फोट के पूर्वाग्रह रहे हैं। हालांकि वे सुलझे नहीं थे, कम से कम उन्हें दबा तो दिया गया था, अरविंद ने समझाया। ली जुन ने कहा, यह व्यर्थ है। वे एशिया में हमें खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना पसंद करेंगे। भले ही उनमें क्षमता हो, वे मदद नहीं करेंगे। एक उच्च कीमत पेश करने से अभी भी कुछ संभावना मिल सकती है, लेकिन भले ही हम शहर को नहीं बचा सकें, हमें प्रोफेसर को बचाना होगा। वह यहाँ नहीं मर सकते, अरविंद ने धीमी आवाज में कहा। रोहित ने एक आकस्मिक योजना छोड़ दी है, और मैंने इस पर सहमत हूँ। महत्वपूर्ण क्षण में मैं उसे प्रोफेसर को बचाने के लिए कहूँगा। क्या ये काम करेगा? ली जुन ने पूछा। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे रोहित पर भरोसा है। सेना के उन जंगली शावकों की तरह उसमें प्रतिभा है, लेकिन वह बेलगाम है। उसे काबू में करने के लिए एक ड्रिल प्रशिक्षक की कमी है। हालांकि ऐसी बड़ी घटना का सामना करने पर वह अपनी सीमाओं को जानता है। भले ही वह प्रोफेसर को बचा ले, अगर स्थिति सुलझाई नहीं जा सकती है, तो यह ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन कुछ समय के लिए देरी करना अभी भी अच्छा है। चलो देखते हैं कि उच्चाधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। शायद वे उस चीज़ का सहारा लेंगे। आखिरकार प्रोफेसर का मूल्य बहुत अधिक है। हमें बस आदेशों का पालन करने और आगे की अराजकता को रोकने और नुकसान को बढ़ाने से बचने की ज़रूरत है, उसने जारी रखा। मैं समझता हूँ, ली जुन ने कहा। अरविंद ने उसे एक बार फिर से सीधे खड़े होते हुए देखा, जयपुर शहर पर नज़र रखते हुए, और खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। वह भी दम घुटा हुआ महसूस कर रहा था।
खुद सेना से आते हुए वह कैसे बेबसी से देख सकता था कि उसके अपने देश का एक शहर एक भूत के हाथों में गिर जाए। हालांकि एशियाई भूत शिकार प्रभाग में शामिल होने पर अरविंद को एक गहन समझ आई। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। इन भूतिया सत्ताओं का सामना करते हुए निराशा से कुछ भी सुलझने वाला नहीं था। अंत में ये घटना रघु के निराशाजनक कार्यों द्वारा छोड़ा गया एक छिपा हुआ खतरा थी। लेकिन क्या वास्तव में रघु को दोषी ठहराया जा सकता था? नहीं। रघु की शुरुआत में अच्छी मंशाएं थीं जो बुरी साबित हुईं। वह अपने कर्तव्य के प्रति वफादार था, लेकिन उसने पीछे छोड़े गए गड़बड़ी को इस रूप में विकसित होने का अंदाजा नहीं लगाया था। इस क्षण जयपुर शहर के एक अस्पताल में रोहित ने अपने हाथ में प्रेत मोमबत्ती को देखा, जिसमें जलने के लिए लगभग 2 मिनट बाकी थे, और जानता था कि अब उसके पास झिझकने का विलासिता नहीं है। मैंने पहले, दूसरे और तीसरे चरण के प्रेत शिशुओं के पैटर्न को पहले ही समझ लिया है। उनके मारने की शर्तें व्यक्तिगत रूप से ट्रिगर होती हैं, जबकि स्रोत भूत में दोहराए जाने वाले अधिरोपण का लक्षण होता है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि प्रेत मोमबत्ती को बुझाते ही तुम पर हमला करने वाला पहला भूत निश्चित रूप से वह स्रोत भूत होगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, ये समय की बर्बादी होगी। अगर ऑपरेशन विफल हो जाता है और तुम अभी भी जीवित हो तो बस भाग जाओ। आवश्यक संचार बनाए रखो और यहाँ की बात की स्थिति की सूचना उच्चाधिकारियों को दो। कम से कम तुमने अपना काम कर दिया होगा। बाकी सब किस्मत पर है, और जहाँ तक मेरी बात है, चिंता मत करो। अभी तुम मेरे जैसे एक नियमित व्यक्ति से ज्यादा उपयोगी हो। मेरी मृत्यु बस एक मृत्यु है। खत्म करने के बाद अरूप गुप्ता ने रोहित को बोलने का मौका नहीं दिया और तुरंत प्रेत मोमबत्ती को बुझा दिया। प्रेत मोमबत्ती का अंतिम हिस्सा रोहित के भागने के लिए आरक्षित रखना था। ये सब यहाँ खत्म नहीं किया जा सकता था। जैसे ही प्रेत मोमबत्ती बुझ गई, आसपास की उदासी ने तुरंत उन्हें घेर लिया। बाहर की शांति एक बार फिर अव्यवस्थित पदचाप की आवाज से बाधित हुई। आवाज भारी, कठोर थी, जिससे रीढ़ में ठंडक दौड़ रही थी। रोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुड़ा और शौचालय से बाहर निकल गया। इस क्षण वह इतना नेक नहीं था। वह ये शहर के लिए नहीं देश के लिए कर रहा था, बल्कि पूरी तरह से खुद के लिए कर रहा था। इस अलौकिक घटना से बचने के लिए आखिरकार पूरा शहर शामिल था। कोई भी इससे बाहर नहीं रह सकता था। अगर वह भाग सकता था तो उसने शायद बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता। हरीशपाल, उसकी मदद करने जाओ, अरूप गुप्ता ने अंधेरे में कहा। प्रोफेसर, और आप? हरीशपाल चौंक गया। कोई बात नहीं, अभी भी अंकुश है। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए। थोड़ी देर के लिए टिके रहना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरूप गुप्ता ने अंधेरे में एक बार फिर अंकुश की ओर देखा। उसके शब्द हरीशपाल के लिए नहीं थे, बल्कि अंकुश के लिए थे। उसने अंकुश को जांच में रखने के लिए, उसे रोहित के साथ हस्तक्षेप कर सकने वाले किसी भी काम को करने से रोकने के लिए अपनी जान का उपयोग करने की योजना बनाई। अंकुश ने नहीं दिखाया कि उसने अरूप गुप्ता की नज़र देखी या नहीं, केवल उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। हरीशपाल को दूर भेजकर यह स्पष्ट था कि अरूप गुप्ता उससे सतर्क था। इन लोगों से निपटना कभी भी आसान नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो, उन सभी को यही मरना होगा। इस घटना को सुझाने का विचार एक काल्पनिक सपना था। भूत एक अकथनीय भयानक सीमा तक बढ़ गया था। अंत में केवल वही जीवित बचेगा, नहीं, केवल उसका पूरा परिवार ही। अंकुश ने अंधेरे में पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे के अंधेरे में एक छाया जो गैर मौजूद प्रतीत होती थी, उसकी आंखों में समा गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, केवल एक उदास और पागलपन भरी अभिव्यक्ति थी। रोहित, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूं। हरीशपाल दहाड़ता हुआ बाहर निकल गया। केवल 2 भूतों का उपयोग करते हुए वह एक भूतिया पुनरुत्थान से वर्षों दूर था, लेकिन हाल के हमले ने जीवित रहने के लिए बचे हुए कठिन समय को बहुत कम कर दिया था। कुछ और बार ऐसा होने पर वह शायद जल्दी भूतिया पुनरुत्थान का सामना करेगा। हालांकि वह अब उस पुनरुत्थान का इंतजार नहीं कर सकता था। अगर वे इस बार सफल नहीं हुए तो वह भी यहीं मर जाएगा। लड़ने के मौके के लिए मुझे फिर से प्रेत क्षेत्र खोलना होगा। एक बार जब तुम मेरे प्रेत क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ तो तुम्हें बस एक काम करना है, अपनी पूरी ताकत से मेरे पीछे की भूत छाया को दबाने में मेरी मदद करो। अगर वह मुझे मार देता है या अगर वह एक भूत के शरीर पर कब्जा कर लेता है तो हम खत्म हो जाएंगे। रोहित तेजी से बोला और उतनी ही तेजी से कार्य किया। उसे प्रेत आंख को पीछे हटाना पड़ा, भूत छाया के दमन को छोड़ना पड़ा। एक बार जब ये दमन चला गया तो भूत छाया अनियंत्रित हो जाएगी और प्रेत आंख भी। वह एक मौके के लिए लड़ने के लिए इस पुनरुत्थान प्रेरित परिवर्तन का उपयोग करने की योजना बना रहा था। अध्याय 246 गायब हुआ व्यक्ति। रोहित,
घने अंधेरे से घिरा हुआ अस्थायी रूप से सुरक्षित शौचालय से अभी बाहर निकला ही था कि उसे अपने चारों ओर पैर पड़ने की आवाज़ें सुनाई दी और मंद रोशनी में एक डगमगाती हुई आकृति भी दिखाई दी। यह उन नियंत्रित चलते फिरते शवों से अलग था जिन्हें उसने मॉल में पहले देखा था। ये सभी तीसरे चरण के प्रेत शिशु थे जो दुष्ट भूतों से विकसित हुए थे। हालांकि रोहित ने कुछ नहीं कहा, जो उसने पहले कहा था वह पहले से ही आसपास के भूतों ने सुन लिया था। इसलिए वह भी इन तीसरे चरण के प्रेत शिशुओं का एक निशाना था, लेकिन अरूप गुप्ता ने इस बात को पहले ही ध्यान में रख लिया था। वह जानता था कि रोहित क्या करने वाला है, अन्यथा वह ये नहीं कहता कि उस पर हमला करने वाला पहला भूत स्रोत भूत होगा, क्योंकि अरूप गुप्ता को विश्वास था कि रोहित इन भूतों को अच्छी तरह से संभाल सकता है। हालांकि उन्हें संभालने का मतलब अंततः कुछ जगह बनाने के लिए बेताबी से लड़ना ही था। रोहित के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यह अफसोस की बात थी कि कोई उसकी विवशता को नहीं देख सकता था। उसने अपनी भारी प्रेत आंखों को खोलने के लिए जोर लगाया। प्रेत आंखों के नीचे परिचित लाल दुनिया दिखाई नहीं दी और अन्य दुष्ट भूतों का दमन अभी भी मौजूद था। लेकिन वह प्रेत आंख जिसे वह खोल रहा था, वह इस एक को नहीं जानती थी। फिर दूसरी प्रेत आंख उसके चेहरे पर उभर आए, उसकी त्वचा को चीरती हुई और एक फीकी लाल रोशनी छोड़ती हुई जो इस मंद दुनिया में अलग दिखाई दी। एक तीसरी प्रेत आंख उसके हाथ पर दिखाई दी, लाल चमक थोड़ी और चमकीली हो गई। फिर एक चौथी प्रेत आंख दिखाई दी। अंत में पांचवीं, छठी और सातवीं सभी प्रेत आंखें रोहित के पास लौट आई थीं। वह अनियंत्रित भड़काऊ पुनरुत्थान फूट पड़ा जो अपने पिछले सभी दमनों को खोलने के लिए तैयार था। आठवीं प्रेत आंख अचानक खुल गई। इस आंख के उभरने का मतलब था कि रोहित धीरे धीरे प्रेत आंखों पर नियंत्रण खो रहा था। उसके अंदर की प्रेत आंखें पुनरुत्थान की स्थिति के करीब थीं, केवल थोड़े से समय, थोड़ी सी उत्तेजना की कमी थी और वे पूरी तरह से नियंत्रण खो देंगी, इस दुनिया में आने वाले एक अज्ञात आतंक में बदल जाएंगी। इस आंख के दिखने के साथ रोहित के पूरे शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी। जमीन के साथ चमकीली खून के लाल धाराओं की तरह बहती हुई धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र को गहरा लाल रंग रही थी। प्रेत क्षेत्र खुल रहा था। ये भयंकर भूतों के बीच की लड़ाई थी। प्रेत क्षेत्र के गहरे लाल किनारे पर कोई अस्पष्ट रूप से सियान काले पैरों के जोड़े को धीरे धीरे पीछे हटते हुए देख सकता था, जैसे कि यह क्षेत्र एक निषिद्ध मैदान बन गया था जिसमें भयंकर भूत भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। आटिल्ड, रोहित का शरीर टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था और वह दर्द से चिल्लाया। भयंकर भूतों के पुनरुत्थान की यातना कुछ ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी सहन कर सके। कई भूत अभ्यासकर्ता दर्द से इतने पीड़ित थे कि वे सुन्न और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। उनके चारों ओर की भयंकर स्थिति ने क्षण भर के लिए आशा की एक झलक दिखाई। हालांकि रोहित की हालत में सुधार नहीं हुआ था। उसके पैरों पर सिर रहित भूत छाया अब धीरे धीरे उठी और उसके पीछे मूर्त हो गई। प्रेत आंखों के दमन के बिना अब मुक्त हुई सिर रहित भूत छाया एक बार फिर एक दुष्ट भूत बन जाएगी जो अन्य भयंकर भूतों के शरीरों को लूटेगा, और इसके लिए सामान्य लोग किसी भी क्षण अधिकार करने के लिए केवल शरीर थे। इसे इतने लंबे समय तक नियंत्रित करने के बाद रोहित इसके हमले का पहला निशाना बन गया। सिर रहित भूत छाया ने अपने स्याही काले हाथों के जोड़े को बढ़ाया जैसे कि रोहित का सिर हटाना और इसे अपनी गर्दन पर रखना चाहता हो, गायब हुए सिर को पूरा करते हुए। रोहित जागरूक था, फिर भी उसने इसे अनदेखा कर दिया। अगर वह अकेला होता तो उसने तुरंत अपने हाथ में सूखी हुई उंगली से इस भूत छाया को जकड़ लिया होता या यहाँ तक कि इसे निगलने के लिए मानव त्वचा कागज फेंक दिया होता। लेकिन इस समय हरीशपाल उसके साथ था। लानत है, हरीशपाल हैरान और गुस्से में दोनों था क्योंकि उसने अपनी पीठ को सिर रहित भूत छाया में दे मारा, जोर से उसे जमीन पर जकड़ लिया। गौरतलब है कि निराकार भूत छाया को उसके द्वारा नीचे गिरा दिया गया था और जमीन पर अचल रखा गया था। जिसने भूत छाया को नीचे गिराया था वह हरीशपाल खुद नहीं था, बल्कि उसकी पीठ से निकले हुए गहरे लाल मांस रहित हाथों का एक जोड़ा था जो उसकी त्वचा के नीचे से बाहर निकलने वाला था। इस क्षण इस छोटे से अस्पताल में बहुत सारे भूत इकट्ठा हो गए थे। यह एक संभावित आतंक का खतरा बन जाएगा, लेकिन तब तक किसी के पास इसकी परवाह करने का विलासिता नहीं था। रोहित, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिका रह सकता, हरीशपाल ने जल्दबाजी में चिल्लाया। वह डर गया था जब उसने पाया कि काली छाया जिसे वह दबा रहा था धीरे धीरे उसकी पीठ पर आक्रमण कर रही थी। उसके पीछे की चीज अनियंत्रित होनी शुरू हो रही थी। लानत है, ये चीज क्या बला थी? टिके नहीं रह सकते, तुम्हें रहना होगा। रोहित ने दांत पीसे अपनी बांह पर प्रेत आंखों में से एक को काट लिया। खून छिटका, लेकिन ये सब उसका अपना था। फिर एक गटकने की आवाज के साथ उसने प्रेत आंख को निगल लिया। 8 प्रेत आंखें अब पर्याप्त नहीं थीं, चूंकि यह एक लड़ाई थी, इसे अंत तक लड़ा जाना था। एक प्रेत आंख निगल ली गई और फिर एक और प्रेत आंख घाव की जगह पर घूमती और बढ़ती गई, लेकिन पेट में वाली वहीं रही।
ये प्रेत आंख पुनरुत्थान को उत्तेजित करने के लिए मानव त्वचा कागज द्वारा दी गई एक विधि थी। 9वीं आंख। रोहित के चारों ओर अचानक लाल रोशनी का एक विस्फोट हुआ, जिसने तुरंत पूरे अस्पताल वार्ड को घेर लिया और खतरनाक दर से बाहर की ओर विस्तारित हो गया। इस घने अंधेरे के दमन के तहत उसने एक बार फिर प्रेत क्षेत्र खोल दिया। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। उसने अपनी पिछली सीमाओं को पार कर लिया और यह अभी भी फैल रहा था। 100 मीटर, 200 मीटर, अंततः यह मुश्किल से रुकने से पहले एक पूरे किलोमीटर की सीमा को कवर कर गया। यह अभी भी आसपास के वातावरण के दमन के तहत था। एक सामान्य वातावरण में कौन जानता है कि प्रेत क्षेत्र कितना भयंकर रूप से बड़ा हो जाता। भूत गायब हो गए थे? नहीं, या बल्कि रोहित ने अस्पताल में सभी भूतों को प्रेत क्षेत्र के बाहर पूरी तरह से अलग कर दिया था। जब तक वह प्रेत क्षेत्र नहीं छोड़ता, वह सुरक्षित था। एक और आंख बढ़ना चाहती है, उसने कहा। अब दुष्ट भूत पुनरुत्थान की स्थिति में और वह कुछ चीजों को महसूस कर सकता था। केवल एक प्रेत आंख गायब थी। एक बार जब आखिरी वाली दिखाई देती, कुल 10 हो जाती, तो प्रेत आंख पुनरुत्थान पूरा हो जाता। तब तक वह मर जाता और प्रेत आंख कुछ अज्ञात परिवर्तन से गुजरती। लेकिन अब क्या आखिरी आंख बढ़ेगी या नहीं, यह अब उसके नियंत्रण में नहीं था। पुनरुत्थान की उत्तेजना जारी रही और फाड़ने वाला दर्द बना रहा। वह भूतिया चीज अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। रोहित ने प्रेत आंख को नियंत्रित नहीं करने का फैसला किया, इसे खुद ही पुनर्जीवित होने दिया। वह समय के साथ जुआ खेल रहा था, ये दांव लगाना कि भूत उसके अपने पुनरुत्थान के समय के दौरान दिखाई देगा। अगर ये दिखाई नहीं दिया तो वह हार जाएगा। हालांकि भले ही वह हार गया, वह खाली हाथ नहीं बचा था। उसके पास अभी भी प्रेत मोमबत्ती का अंतिम टुकड़ा था। वह दुष्ट भूत पुनरुत्थान को जबरन रोकने के लिए प्रेत मोमबत्ती के इस अंतिम टुकड़े को जलाएगा। इस दौरान वह गुवानजियांग आवासीय परिसर में लौट आएगा और प्रेत दर्पण के साथ पुनर्जीवित होगा। यह उसकी योजना थी। जहां तक प्रेत दर्पण के सामने खुद को फांसी देने की बात है, उसने इस पर विचार नहीं किया था। जोखिम बहुत बड़ा था, कोशिश करना उचित नहीं था। हालांकि चीजें उसकी अपेक्षा से अधिक सुचारू रूप से चलीं। अचानक एक बर्फीली ठंडक ने उस पर हमला कर दिया, जैसे कुछ जबरदस्ती प्रेत क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। स्पष्ट पदचाप की आवाज उसके पीछे रुक गई। इस क्षण उससे उत्पन्न सभी तीसरे चरण के प्रेत शिशुओं को प्रेत क्षेत्र के बाहर अलग कर दिया गया था। जो चीज प्रेत क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता रख सकती थी, वह निस्संदेह स्रोत भूत था जिसका अरूप गुप्ता ने उल्लेख किया था। रोहित, तुम्हारे पीछे। हरीशपाल ने कुछ देखा होगा, एक पल के लिए जम गया। उसकी पुतलियां अविश्वास में फैल गईं और उसने एक अविश्वसनीय चिल्लाहट निकाली। एक सियान काली सख्त बांह जोर से रोहित के कंधे पर टिकी, बर्फीली ठंडी, हड्डी तक भेदी। इसने किसी के खून को ठंडा कर दिया। हालांकि रोहित ने रोंगटे खड़े कर देने वाला डर महसूस किया, लेकिन उसने इस क्षण डर महसूस नहीं किया। शायद उसने बहुत सारी भयानक चीजें देखी थीं और उसका दिल मजबूत हो गया था, या शायद एक सच्ची जीवन और मृत्यु की स्थिति में सभी नकारात्मक भावनाओं को अलग कर दिया गया था, केवल एक निराशाजनक पलटवार छोड़कर। हालांकि उसके पास एक बैकअप योजना थी। दुष्ट भूत के साथ सीधे संपर्क का खतरा अभी भी मौजूद था। थोड़ी सी भी झिझक के बिना उसने अपने हाथ में अजीब सूखी हुई उंगली को कसकर पकड़ा, मुड़ा, हाथ उठाया और अपनी पूरी ताकत से वार किया। उसने इस उंगली को भूत के शरीर में घुसाने का लक्ष्य रखा। एक उंगली जो प्रेत क्षेत्र को भी जकड़ सकती थी, उसमें इस भूत को जकड़ने का एक बड़ा मौका था। भूत की गति को प्रतिबंधित करना, क्या इसे सीमित करना आसान नहीं होगा? उसके पीछे की सत्ता नहीं झुकी। यह कोई जीवित व्यक्ति नहीं था जो खतरनाक हमलों से बचना जानता हो। भूत कभी कभी भयानक हो सकते थे, लेकिन कभी कभी वे काफी सुस्त होते थे। अंत में रोहित की सूखी हुई उंगली सफलतापूर्वक आर पार हो गई। हालांकि अगले ही पल वह हक्का बक्का रह गया। ये सूखी हुई उंगली डामर सड़क को भी बिना नुकसान के भेद सकती थी, फिर भी वह उसके सामने के बर्फीले शरीर को नहीं भेद पाए। एक प्राचीन वस्त्र जिस पर दीर्घायु के लिए अक्षर मुद्रित था, ने उंगली को अंदर जाने से रोक दिया। रोहित को कुछ एहसास हुआ, पूरे शरीर में कांप उठा और उसने अपना सिर उठाया। उसने पवन कुमार का मृत गहरा सियान चेहरा देखा और इस चेहरे पर खोखली घनी काली आंखों का एक जोड़ा अजीब तरह से उसे घूर रहा था।